आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तो बहुत देर हो गया भाई, चलो स्टार्ट करते हैं सॉलिड से फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 जो था आपका वो खत्म हो गया था। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कैसा लगा सॉन्ग मेरा, वो बताना, ताकि अगले वीडियो में मैं इससे फुल सॉन्ग को प्रस्तुत कर पाऊँ। सबसे पहले देखो भाई, लैटिस वाइब्रेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ जरूरी है, इसको बोलते हैं फोनोन्स। क्या बोलते हैं? फोनोन्स। और ये फोनोन्स ज़्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि इस पर आइंस्टीन थ्योरी, डीबे थ्योरी इसी पर बेस्ड है। ठीक है, इसके वाइब्रेशन पर, लैटिस के आपस में वाइब्रेशन पर। तो बहुत जगह आपने सुना होगा, बहुत वीडियोज भी देखा होगा, तो आपने सीधा सीधा समझा होगा कि लैटिस के बीच में स्प्रिंग लगा दे तो इस तरह से वाइब्रेट हो। लेकिन भाई स्प्रिंग हम लगावें क्यों? है नहीं कि नहीं भाई? अब स्प्रिंग हम क्यों लगावें? वहाँ इतना छोटा पार्टिकल होता है, वो सब सॉलिड थोड़ी इतना बड़ा है सॉलिड, उसके अंदर जाते हैं एटॉमिक लेवल पर, और दो एटम के बीच में हम स्प्रिंग लगाएंगे तो कुछ न कुछ तो इवेंट हुआ होगा जिसके कारण पता चला होगा कि वहाँ स्प्रिंग है, या तो वहाँ कुछ न कुछ इलास्टिसिटी शो करता है, मतलब इलास्टिक गुण है, इलास्टिक फोर्स है। तो वो क्या घटना थी, ठीक है, और कैसे पता चला, ठीक है, ये हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, फोनोन्स कहते हैं उसको, फोनोन्स क्या कहते हैं ये भी जानेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, आप बड़ा गड़बड़ा चुके हो यार। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है फोटोन, एक होता है फोनोन, ये कितना कितना नॉन होता है कि नहीं। तो आज हम डिटेल जानेंगे किसके बारे में? फोनोन के बारे में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आइगर टैम। ठीक है, 1932 में उन्होंने बताया था फोनोन के बारे में। तो मैं फोनोन को बड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो क्या है, होता ये है कि एटम जो है सो अगर एक अरेंज है रेगुलर वे में, क्या है, एटम अगर रेगुलर वे में अरेंज है इस तरह से, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ सिंपल सा बता दूं कि ये जो मैं बना रहा हूँ वो क्या है, यूनिट सेल है। क्या है भाई? यूनिट सेल है। क्या है? यूनिट सेल है। ठीक है, इस तरह से एटम अरेंज होते हैं, एक सेल के यहाँ है ना। तो यूनिट सेल है, और इसी सेल के बार बार रिपीटेशन से क्या बनती है? क्रिस्टल बनती है। इसी सेल के बार बार रिपीटेशन से क्या बनती है? क्रिस्टल बनती है। इसका मतलब इधर और एटम होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं, और वो ये दोनों यहाँ जुड़ा हुआ होगा, है ना। उसी तरह एक और एटम होगा यहाँ जिससे ये जुड़ा हुआ होगा, उसी तरह एक और एटम होगा यहाँ, ठीक है, जिससे ये जुड़ा हुआ होगा, है ना जी। इस तरह से क्या होगा? इसका फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना, देखो इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह जुड़ के क्या हुआ होगा? बना होगा एक पूरा क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें लॉजिक वाली बात है। लॉजिक वाली बात ये है कि ये दोनों के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रह रही है, हमेशा क्या हो रही है? फिक्स हो रही है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है उतना ही यहाँ होगा, उतना ही अगला होगा, उतना ही अगला होगा। और ये जो है सो क्या करना चाहिए? अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेंटेन। तो मैं इस तरह से लीनियर बहुत ज़्यादा यूनिट सेल को ना बना करके उनका एटम को बनाता हूँ। जैसे ये वाला एटम बना रहा हूँ, तो ये एटम यहाँ बना दिए, इसके बाद का एटम यहाँ बना दिए, इसके बाद का एटम जो होगा उसको इधर बना दिए, इधर वाला एटम यहाँ बना दिए। ठीक है, और इन दोनों, ये जो चारों है वो आपस में बराबर डिस्टेंस पर है। क्या है? बराबर डिस्टेंस पर है ना। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो इधर भी कितना होगा? x होगा, इधर भी कितना होगा? x होगा, है ना। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि एक यूनिट सेल के जो एटम्स है उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है, हमेशा बराबर होती है। अब हम क्या करें? अब एक एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं इसको। क्या करते हैं? इस सॉलिड को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, जिससे इसमें क्या करते हैं? करंट पास करा दिए तो एक्सटर्नल एनर्जी मिल गया। ठीक है, दूसरा इसमें क्या? हीट दे दिए तो एक्सटर्नल एनर्जी मिल गया, या तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स दे दिए, पीट दिए तो एक्सटर्नल एनर्जी मिल गया। तो होता क्या है वहाँ पर, ये देखेंगे ध्यान से हम लोग। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल एनर्जी दिया इसको, तो इसको एनर्जी दिया तो ये जोड़ से इधर आएगा कि नहीं, ये इसको एनर्जी दिया मैंने तो ये क्या होगा? उधर जाएगा। ठीक है, अब ये उधर जाएगा, मतलब क्या हुआ? ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था, मेंटेन डिस्टेंस, वो कम हो गया। अब जैसे ही कम हुआ ये डिस्टेंस, तो क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए डिस्टेंस को मेंटेन। और चूंकि ये मैंने एनर्जी दिया, ये यहाँ तक आ गया है, ठीक है, अब क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए डिस्टेंस को मेंटेन। तो क्या करेगी? ये जोर से खिंचाव इधर मारेगी,
मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अब क्या हो, मैं इसको कुछ एनर्जी देकर के इधर ले आऊँ, लेकिन इसको बाद में पता चला भाई हमको इधर आना नहीं था। क्यों नहीं आना था? क्योंकि मेरा एक डिस्टेंस मेंटेन इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होगा, ये रिपेल मारेगा और फिर बराबर वही दूरी पर चल जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, जिस तरह से मैंने इसको एनर्जी दिया तो ये भी आगे हो गया, ठीक है, और जब ये वापस आया तो ये भी वापस आया, ठीक है। फिर से देखो, यहाँ पर कुछ है नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों हाथ को मेरे एटम मानो, दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन है। इस वाले एटम को मैंने कुछ एनर्जी दिया और इसको एनर्जी दिया, तो ये एटम और ये एटम आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये जिस एनर्जी दिया मैंने इसको, तो उसी एनर्जी से आगे की ओर चल गया, ठीक है। अब क्या पता चला ये इनको कि भाई साहब हमको तो डिस्टेंस मेंटेन रखना था, तो डिस्टेंस मेंटेन रखना था तो क्या करना चाहिए, हमको पीछे जाना चाहिए, जहाँ थे वहाँ, तो फिर पीछे आएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ ये कि एक मेन पॉइंट से ये वाला पॉइंट से ये एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी एक मेन पॉइंट के आगे और पीछे जाती है तो क्या होता है, वहाँ ऑसिलेशन होता है। क्या होता है, वहाँ वाइब्रेशन होता है, ठीक है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या अंतर है? अगर फ्रीक्वेंसी बहुत छोटा रहे तो उसको ऑसिलेशन कहते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बड़ा रहे तो क्या कहते हैं, उसको वाइब्रेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पर लेटिस वाइब्रेशन, समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी यहाँ थर्मल एनर्जी देंगे किसी एटम को, क्रिस्टल के एटम को थर्मल एनर्जी देंगे, या तो आउटसाइड फोर्स देंगे या तो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो ये क्रिएट करेगा क्या, मैकेनिकल वेव। क्या क्रिएट करेगा बच्चों, मैकेनिकल वेव। क्या क्रिएट करेगा दोस्तों, मैकेनिकल वेव। और ये मैकेनिकल वेव क्या करेगी, ये वेव पार्टिकल के फॉर्म में होगी, क्योंकि आपको पता है एवरी मूविंग बॉडी हैज एन वेव एसोसिएटिंग, तो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज एन वेव बाय डे ब्रॉय हाइपोथेसिस, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ ये वेव जो है सो वो पार्टिकल की जैसा है, और वो पार्टिकल को क्या कहते हैं अपन, फोनॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोनॉन कहते हैं, ठीक है। जब आपने पढ़ा होगा भाई लाइट जो है सो एक एनर्जी का पैकेट होता है, उस पैकेट को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। उसका एनर्जी क्या होता है, hν होता है। क्या होता है, hν, h प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। तो उसी तरह से जो एनर्जी से ये वाइब्रेट कर रहा होता है ना ये एटम, उसका जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, h ओमेगा होता है। क्या होता है, h कट ओमेगा। एनर्जी जो होता है कितना होता है, h कट ओमेगा होता है। hν जिस तरह होता था किसका, फोटोन का, उसी तरह होने लगा h कट ओमेगा। ओमेगा तो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, तो वो किसका होगा, फोनॉन का। समझ में आई बात। तो अब आपको समझ में आई कि यहाँ पर स्प्रिंग क्यों लगता है, यहाँ पर स्प्रिंग क्यों लगता है, क्योंकि जितना जोर से इधर दबाए फिर से खींच के आए, ठीक है, फिर ये आ गई है, फिर से खींच के आया। तो स्प्रिंग नहीं तो ऐसा होता है भाई, स्प्रिंग में नहीं होता। देखो भाई, स्प्रिंग में ऐसा होता है, इधर से जोर से यहाँ पर रखे हम, ठीक है, यहाँ पर रखे, और इधर से जोर से दबाए, इधर जोर से दबाए, एकदम कंप्रेस हो गया, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वो आगे चल जाएगा, है ना। तो वही बात यहाँ भी, जैसे इसको मैंने एक्सटर्नल एनर्जी दी तो ये आगे चला गया, ये इसकी वजह से ये भी आगे चला गया, उसकी वजह से ये टर्म भी आगे चला गया, इसकी वजह से ये टर्म भी आगे चला गया, ठीक है। अब थोड़ा देर बाद क्या हुआ, जैसे एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ इसमें गया तो ये क्या होगा, पीछे खींच के आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पीछे आएगा। फिर जब यहाँ का एनर्जी इसमें आ जाएगा, ये क्या होगा, पीछे आएगा। यहाँ का एनर्जी उसमें चल जाएगा तो क्या होगा, पीछे आएगा। यहाँ का एनर्जी आगे जाएगा तो वो क्या होगा, इधर पीछे आएगा। इसके कारण से क्या होगा, एक बार आगे, एक बार पीछे, एक बार आगे, एक बार पीछे, क्या होगा, एक वेव एसोसिएटेड होगा। इसी वेव को अपन क्या बोलते हैं, पार्टिकल के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। तो ये कब शोध हुआ था, 1932 में, और एल्बर्ट टैम नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इन साइंटिस्टों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स को गढ़ दी भाई, हमने फिजिक्स रट्टा मारनी पड़ती है कि नहीं। तो हजारीबाग के दोस्तों, इतना लेट क्यों हुआ ये पूछोगे आप, तो ये कारण है मेरे पास, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ, यहाँ पर अभी रिजल्ट का टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो हर एक बच्चा का एग्ज़ाम लेना चाहता था, है ना। ऑनलाइन था तो वहाँ हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट बनाना पड़ता है, फिर रिजल्ट देना पड़ता है, जो बच्चा ने एग्ज़ाम लिखा उसको फ़ोन भी करना पड़ता है, यार बड़ा दिक्कत है। इसीलिए मैंने कहा था कि जो है सो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। रट्टा मत मारो, इसके बीच में स्प्रिंग कोई फिट करके नहीं जाता, सॉलिड के बीच में स्प्रिंग नहीं होता, वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, और स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है तो क्या क्रिएट करता है, मैकेनिकल वेव। इस वेव कैसे कन्वर्ट होती है, पार्टिकल में। पार्टिकल के पास जो मतलब इसका जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, फोनॉन। क्या बोलते हैं,
फोनोन, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ है सर? यूज क्या, हाथ मलोगे, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। देखो भैया यूज कहाँ होगा भाई, अगर इसको मैं एनर्जी दूँ और ये वाइब्रेट ना करे और इसको एनर्जी ना दे तो क्या करंट पास होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हीट पास होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी इंटरनल वाइब्रेशन रुक जाएगी, तो हीट कैसे पास होगा? तो ये किसमें किसमें काम आता है? ये काम आता है करंट पास करने में, थर्मल एनर्जी को ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम में किसका यूज होता है? फोनोन का। तो आज मैंने डिस्कस किया किसके बारे में? फोनोन के बारे में। लेकिन टॉपिक का हेडिंग मैंने क्या लगाया? लेटिस वाइब्रेशन। क्या लगाया हेडिंग? लेटिस वाइब्रेशन। तो धन्यवाद, आज तक के लिए इतने ही रखते हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप पे आओ भाई, वहाँ पर मिल जाएगा। बस पर डे रहने की कोशिश करूँगा, लगातार रहने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतने ही, बस धन्यवाद।